लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन डिराइव किया था और वहां पे प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है इसके बारे में पूरे डिटेल में हमने डिस्कस किया था। उसी टॉपिक को थोड़ा आगे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। वेव मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग वेव मोशन। जैसे हम इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो प्रोग्रेसिव वेव के रिलेटेड और बहुत सारे कंसेप्ट हमारे यहाँ पे क्लियर होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। ओके, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है व्हेन अ वेव मोशन पासेस थ्रू अ मीडियम। अगर किसी भी मीडियम में से अगर वेव पास हो रहा है, कौन सा वेव सर? प्रोग्रेसिव वेव। ओके, तो उस वक्त क्या होता है, उस मीडियम की जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ओनली वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली अबाउट देयर मेन पोजीशन। Particle just started vibrating about their main position. They do leave their position and move with the disturbance. Okay, तो जैसे डिस्टर्बेंस उन पार्टिकल के पास पहुंचेगा, दैट पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजीशन सिंपल हार्मोनिकली। सो इसको विजुलाइज करने के लिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक स्ट्रिंग है, हमने उस स्ट्रिंग के एक पार्टिकल को यहाँ पे डिस्टर्ब किया तो सभी पार्टिकल यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब सभी पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं उस स्ट्रिंग के, ओके, तो उन पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस को ध्यान से देखिएगा। तो हर एक पार्टिकल का यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और उन पार्टिकल का वाइब्रेशंस आप देखेंगे तो दे आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस वन। अब इस पार्टिकल को ध्यान से देखिए। सो दिस पार्टिकल इज मेकिंग वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिकली टू एंड फ्रो मोशन। वो मैक्सिमम यहां तक आ रहा है नीचे और मैक्सिमम वो यहां तक आ रहा है। ओके, सो दिस वन इज द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से उस स्ट्रिंग का वो पार्टिकल जो भी है उस पोजीशन पे था, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन दिस वे सिंपल हार्मोनिकली। ओके, यही कहानी हर एक पार्टिकल है उस स्ट्रिंग की। और जैसे जैसे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो वेव इज प्रोपेगेटिंग। सो दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव। तो इस स्पेशली इस स्ट्रिंग के केस में उस स्ट्रिंग के जितने भी पार्टिकल्स है दे आर वाइब्रेटिंग इन दिस डायरेक्शन अलोंग वाई डायरेक्शन एंड वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपेगेशन ये दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। सो दिस इज अ केस ऑफ ट्रांसफर वेव। ओके, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है जब भी वेव का प्रोपेगेशन होता है मीडियम में तो हर एक पार्टिकल ऑफ द मीडियम ओनली वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली अबाउट देयर मेन पोजीशन। ओके, जैसे डिस्टर्बेंस उनके पास पहुंचता है तो दे डू लीव देयर पोजीशन एंड मूव विथ डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस के साथ साथ जैसे डिस्टर्बेंस पहुंचता है तो वो पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ये था एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफर प्रोग्रेसिव वेव। अगर हम लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, दैट डिस्टर्बेंस गेट प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। तो यहाँ पे स्पेशली क्या हो रहा है, अगर हम किसी भी पार्टिकल को देखते हैं तो उस पार्टिकल का यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है लाइक दिस वन अबाउट देयर मेन पोजिशन। ओके, अबाउट देयर मेन पोजिशन पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग। तो स्पेशली इस केस में जो भी पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेव इज आल्सो प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है कि दोनों केस में wave is propagating along x-axis, but particles of the medium are vibrating along y-axis in this case, and in this case particles are vibrating along x-axis. तो इस केस में पार्टिकल का वाइब्रेशन और प्रोग्रेसिव वेव का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है। इस केस में वो दोनों परपेंडिकुलर है। ओके, सो ये था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम यहाँ पे। इन वेव मोशन the phase of particles of medium keeps on changing। जो भी particles है उस medium के उनका जो भी phase है वो continuously change हो रहा है।
ओके। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है, मान के चलिए यहाँ पे है, तो पार्टिकल मेन पोजीशन पे है। जैसे ही वो पार्टिकल वाइब्रेट होते होते ऊपर आएगा, तो उसका फेस कितना हो जाएगा सर? 90 डिग्री। फिर वो जैसे ही वापस मेन पोजीशन पे आएगा, तो 180 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। फिर जैसे ही वो नीचे आएगा, तो यहाँ पे 270 डिग्री, और ऊपर आएगा तो 360 डिग्री। यानी मेन पोजीशन से मोशन स्टार्ट हुआ था, जैसे ही वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पोजीशन पे, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। यानी एक oscillation जब पार्टिकल का कंप्लीट हो रहा है, तो उसका टोटल फेज चेंज कितना हुआ है? 360 डिग्री, विच इज इक्वल टू 2 पाई। ओके। तो यहाँ पे इनका कहना है कि इन वेव मोशन द फेज ऑफ पार्टिकल्स, अब किसी भी पार्टिकल्स को आप देखिए, हर एक पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फेज चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। ओके। सो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कीप्स ऑन चेंजिंग। फेज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कीप्स ऑन चेंजिंग। तो टाइम के साथ साथ फेज कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ओके। सो दिस इज अ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशन। ओके। तो देखिए, जैसे कि वेव मोशन यहाँ पे हो रहा है, हर एक पार्टिकल मीडियम का, हर एक पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ओके। तो हर एक पार्टिकल जो भी वाइब्रेट हो रहा है, इट इज वाइब्रेटिंग सिंपल हार्मोनिकली। अगर वो सिंपल हार्मोनिकली वाइब्रेट हो रहा है, तो उसका जो भी वेलोसिटी होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। सबसे कम वेलोसिटी कहाँ पे होगा सर? एक्सट्रीम पोजीशन पे। सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होगा सर? उस पार्टिकल का, अगर हम सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं, तो मेन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगा, मीन्स जीरो होगा। ओके। तो इसी तरह हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करते हैं, तो हर एक पार्टिकल का फेज डिफरेंट डिफरेंट है एट अ गिवन इंस्टेंट। अगर हम इस वेव मोशन का एक फोटोग्राफ लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो हर एक पार्टिकल का फेज चेंज हो रहा है एंड डिफरेंट डिफरेंट है एट दैट इंस्टेंट। तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा, यही यहाँ पे कहना है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशन। ओके, एट डिफरेंट इंस्टेंट। नेक्स्ट वन, द वेलोसिटी ऑफ वेव। अब इसके पहले जो भी हमने डिस्कस किया था, वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ दैट मीडियम, लेकिन यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ वेव की बात करने वाले हैं। द वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन थ्रू द पर्टिकुलर मीडियम इज कांस्टेंट। ओके। अब वेव प्रोपगेशन जो हो रहा है, तो डिस्टरबेंस जिस स्पीड से आगे जाएगा, जिस स्पीड से डिस्टरबेंस आगे प्रोपागेट होगा, उसी स्पीड को हम स्पीड ऑफ वेव कहेंगे यहाँ पे। ओके। तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? यहाँ पे कहा गया है द वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम इज कांस्टेंट। यानी मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए जो भी वेव प्रोपेगेट हो रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट होता है। जैसे एयर में, ओके, जब साउंड ट्रैवल होता है, साउंड वेव्स, इट इज ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ओके। तो साउंड वेव की स्पीड एयर में फिक्स होगा, इट्स अराउंड 330 मीटर पर सेकंड। ओके। वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी। सो जो भी वेलोसिटी होती है वेव की, वेव प्रोपेगेशन की, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या इंटेंसिटी। ओके। तो वेव प्रोपेगेट जब हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा वेव प्रोपेगेशन की वेलोसिटी। उसका वेवलेंथ कितना है, या कितने जोर से आप उसको बात कर रहे हो। ओके। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैटर नहीं करता, सो क्योंकि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली इंटेंसिटी से रिलेटेड होता है। सो यहाँ पे इतना हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी मीडियम में से वेव प्रोपेगेट होगा, तो उसकी जो भी वेलोसिटी होगा, उस मीडियम के लिए वो कांस्टेंट होगा। ओके। अगर मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन उस मीडियम के लिए उसकी वेलोसिटी फिक्स होगा। इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द
फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या इंटेंसिटी। अगर यहाँ पे साउंड वेव के एग्जांपल हम लेते हैं, या स्पेशली इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी अगर बात करते हैं, स्ट्रिंग पे जो भी वेव प्रोपेगेट हो रहा है, तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन प्रोड्यूस हो चुका है, उसके ऊपर वो डिपेंड होगा। हम आगे जाके देखने वाले हैं। ओके, तो इन तीनों के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, वो डिपेंड किसके होगा, किसके ऊपर होगा, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ दैट मीडियम के ऊपर वेव प्रोपेगेशन की स्पीड डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट, the energy is propagated along with the wave motion without any net transport of the medium. सर, जब भी वेव प्रोपेगेट हो रहा है थ्रू एनी मीडियम, particles of the medium get vibrated above that main position. Okay sir, particles of that medium do not travel. वो वहां से एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, वो अबाउट देयर ओन पोजीशन, मेन पोजीशन, जस्ट वाइब्रेटिंग। चाहे वो इस तरीके के वाइब्रेट हो रहा है या इस ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। ओके, इस केस में पार्टिकल्स जो भी वाइब्रेट हो रहे हैं लाइक दिस वन, और इस केस में पार्टिकल्स जो भी वाइब्रेट हो रहे हैं इट इज लाइक दिस वन। सो जस्ट दे आर वाइब्रेटिंग। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। ओके, इस केस में आपको दिखेगा ये जो भी पार्टिकल है, ये उसके मेन पोजीशन से इस साइड जा रहा है, फिर इस साइड आ रहा है। यहाँ पे कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। दैट कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन गेट प्रोपेगेटेड, बट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डज नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यही इसका कहना है। द एनर्जी इज प्रोपेगेटेड along with the wave motion without any net transport of medium. सो यहाँ पे एनर्जी तो प्रोपेगेट हो रहा है सर, एनर्जी प्रोपेगेट हो रहा है। जो भी डिस्टर्बेंस मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस किया था, वो डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है। इसका मतलब है एनर्जी का प्रोपेगेशन हो रहा है, एनर्जी एक प्लेस से दूसरी जगह जा रही है। अगर मैं कुछ बात कर रहा हूं तो ये बात मोबाइल या कैमकॉर्डर तक आ रही है आवाज हो, ओके। लेकिन पार्टिकल्स जो भी वाइब्रेट हो रहे हैं इस एयर के, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग अबाउट दैट मेन पोजीशन। तो मैं जो बात कर रहा हूं, मैं जो डिस्टर्बेंस यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हूं, वो कैमकॉर्डर के माइक्रोफोन तक आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे यही कहना है कि नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम डज नॉट टेक्स प्लेस। नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, किसी भी मीडियम में से वेव को प्रोपेगेट होने के लिए द मीडियम शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज अ इलास्टिक प्रॉपर्टी। मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए सो दैट पार्टिकल्स कैन रिटर्न टू देयर मेन पोजीशन आफ्टर हैविंग बीन। जैसे पार्टिकल जब वाइब्रेट कर रहा है, जैसे लाइक दिस वन, तो इसको हमने थोड़ा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया है, तो ये पार्टिकल ऊपर गया। जैसे वो ऊपर गया, ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी, उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, वो मेन पोजीशन की तरफ वापस आएगा। ओके, ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। सेकंड, इनर्शिया। जैसे वो मेन पोजीशन पे वापस आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक वापस आ रहा है, तो उसको एक कितनी वेलोसिटी मिल चुका है। ओके, तो उस वेलोसिटी के कारण ड्यू टू इनर्शिया वो और इस साइड भी आगे जा रहा है। सो हर एक मीडियम में इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए, सो दैट द पार्टिकल कैन स्टोर एनर्जी एंड ओवरशूट देयर मेन पोजीशन। तो पार्टिकल को जैसे यहां से हम यहां तक लेके जा रहे हैं, ओके, तो ड्यू टू इलास्टिसिटी वो वापस मेन पोजीशन पे आएगा, लेकिन आते वक्त उस पार्टिकल में इतनी काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो चुकी है, तो ड्यू टू दैट काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल मेन पोजीशन को ओवरशूट करके इस साइड आएगा। ओके, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर है तो हर एक पार्टिकल का उस मीडियम का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है। नेक्स्ट है मिनिमम फ्रिक्शन अमंग्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा दूर तक प्रोपेगेट नहीं होगा। ओके, फ्रिक्शन अगर बहुत ज्यादा है तो उस फ्रिक्शन में ही एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे कम से कम होना चाहिए। जितना कम से कम फ्रिक्शन होगा उतना वेव ज्यादा दूर तक प्रोपेगेट होगा। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है मीडियम ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, तो वेव ज्यादा प्रोपेगेट नहीं होगा।
यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एयर की बात करते हैं तो हर इंस्टेंट पे हर जगह पे एयर की डेंसिटी जो भी है, अगर टेम्परेचर सेम है तो एयर की डेंसिटी हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा। तो डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम शुड बी कांस्टेंट, ओके, इट शुड बी यूनिफॉर्म। ये चार प्रॉपर्टीज होना चाहिए अगर वेव का प्रोपगेशन होना है उस मीडियम में से। तो सो दिस इज अबाउट द दिस आर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग वेव मोशन। सो जब भी वेव मोशन हो रहा है किसी भी मीडियम में से, ओके, प्रोग्रेसिव वेव अगर पास हो रहा है किसी भी मीडियम में से, तो उस प्रोग्रेसिव वेव का वेवलेंथ कितना होगा, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ओके। तो इन सभी के बारे में हमें डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड। देखिए, the maximum displacement of a vibrating particle of medium from its mean position is called amplitude। भैया, जब भी किसी भी मीडियम में से वेव प्रोपेगेट हो रहा है तो उस मीडियम के पार्टिकल्स जो भी जस्ट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, ओके। सो यहां पे जैसे वो वाइब्रेट होंगे, तो जैसे ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है तो मेन पोजीशन से मैक्सिमम वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना, और इस साइड कितना कवर कर रहा है, इतना, ओके सर। सो मेन पोजीशन से यहां तक का जो भी डिस्टेंस होगा, तो दिस इज कॉल्ड एज एन एम्पलीट्यूड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम एंड। इसकी भी वैल्यू एम्पलीट्यूड इतना ही होगा, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सर उस वेव को देखिएगा, जो भी वेव दिख रहा है, तो अगर यहां से मैं ड्रॉ करता हूं वेव को लाइक दिस वन, तो ये पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ओके। तो उस वेव का भी एम्पलीट्यूड जो भी होगा, जो भी प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल कर रहा है, उस वेव का जो भी एम्पलीट्यूड होगा, दैट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू दिस वन, ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो यहाँ पे दो एम्पलीट्यूड हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होता है। द फर्स्ट एम्पलीट्यूड जो भी होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, तो उसकी जो भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मींस व्हाट, मेन पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन तक जब जा रहा है वो, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो ए। तो उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होगा। अगर हम वेव की बात करते हैं, ओके, वेव की बात करते हैं, तो वेव के बारे में भी उस वेव का एम्पलीट्यूड ए ही होगा। सो ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम रहेंगे ही रहेंगे, ओके। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एन एम्पलीट्यूड। हमें अब इस केस में दोनों के बारे में सोचना है, इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में और वेव के बारे में। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का जो भी एम्पलीट्यूड है ड्यूरिंग एसएचएम, दैट इज इक्वल्स टू द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव जो भी प्रोपेगेट हो रहा है, ओके। नेक्स्ट वन इज अ वेवलेंथ। अब यहां पे दोनों अलग तरह से हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले एसएचएम के लिए, इट इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव ड्यूरिंग द टाइम इन विच एनी वन पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्लीट्स इट वन वाइब्रेशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन, ओके। सो वेवलेंथ क्या होता है सर? वेवलेंथ इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव। अब देखिए, अगर हम इस पार्टिकल को देखते हैं ध्यान से, तो ये पार्टिकल का मोशन यहां से स्टार्ट हुआ। जब ये पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो उस वक्त इस पार्टिकल का जो भी एक वेव यहां पे कंप्लीट हो चुका है, तो उस एक वेव का लेंथ जो भी होगा, दैट इज कॉल्ड एज एन वेवलेंथ। It is equal to the distance traveled by the wave and a distance traveled by the wave during the time, कितने टाइम में वेव प्रोपेगेट हो रहा है वो, in which any one particle of the medium complete one vibration about its mean position। इस पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो भी वक्त लग रहा है, उतने टाइम में जो भी वेव प्रोपेगेट हो रहा है, ओके, प्रोग्रेसिव वेव प्रोपेगेट हो रहा है, तो उसने कितना जो भी वेव प्रोपेगेट हुआ, जो भी लेंथ उसने कवर किया है, दैट इज कॉल्ड एज एन वेवलेंथ। तो इस केस में
अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये पार्टिकल जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, ये ऊपर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस मेन पोजीशन पे, नेगेटिव एक्सट्रीम एंड पे, फिर वापस मेन पोजीशन पे। तो इतने ड्यूरेशन में वेव इतना प्रोपेगेट हो रहा है। ओके, सो दिस लेंथ, यहां से सर, यहां से लेके यहां तक का जो भी लेंथ होगा, सो दिस इज कॉल्ड एज एन वेवलेंथ। तो इतना वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। ओके, कितने टाइम में सर? जब इस पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, उतने टाइम इंटरवल में जो भी वेव प्रोपेगेट हो रहा है, तो एग्जैक्टली कितना होगा सर? तो एक ट्रफ और एक क्रिस्ट। ओके, एक क्रिस्ट और एक ट्रफ, इतना वो प्रोपेगेट होगा। सो यहाँ पे ये था वेवलेंथ। और इसको अलग लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स विद द सेम फेज। ओके सर, अब यहां पे देखिए, अगर यहां पे इस पार्टिकल का फेज कितना है फिलहाल, इस पार्टिकल का फेज जो भी है, अगर हम इसको जीरो कंसिडर करते हैं, तो इस पार्टिकल का फेज भी जीरो होगा सर। तो इन दोनों पार्टिकल का फेज जो भी है वो जीरो है। ओके, अगर इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का फेज हम देखते हैं तो 90 डिग्री डिफरेंस है। इस पार्टिकल का और यहाँ पे जो पार्टिकल है इस पोजीशन पे, उनका फेज कितना है सर? 180 डिग्री है। इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है और यहाँ पे जो पार्टिकल है, इन दोनों में फेज कितना है सर? 270 डिग्री है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है और यहाँ पे जो पार्टिकल है, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? 360 डिग्री मीन्स 2 पाई, या 0 डिग्री भी कह सकते हो। तो इन दोनों में दीज आर टू द सक्सेसिव पॉइंट्स। तो फिर यहां से और वेव स्टार्ट होगा लाइक दिस वन। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, दीज आर द सक्सेसिव पॉइंट। इन दोनों का फेज सेम है, इसका और इसका फेज सेम है। तो इन दोनों में जो भी फेज अगर सेम है, तो दोनों में जो भी डिस्टेंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज एन वेवलेंथ। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट विद द सेम फेज। ओके, दो पार्टिकल का फेज अगर सेम है, तो जो भी डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एन वेवलेंथ। सो दिस इज अबाउट द वेवलेंथ। नेक्स्ट वन, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करेंगे सर हम? देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड। पार्टिकल की बात हो रही है, तो 1 सेकंड में पार्टिकल कितने वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एन फ्रीक्वेंसी। अगर 1 सेकंड में ये पार्टिकल अगर 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो इट्स फ्रीक्वेंसी इज 10। अब वेव के फॉर्म में, इट इज अ नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ ट्रेवल्ड बाय द सेम वेव बाय द वेव इन 1 सेकंड। तो ऐसे कितने वेव्स 1 सेकंड में पास हो रहे एक गिवन पॉइंट में से, दैट आल्सो गिव्स द फ्रीक्वेंसी। तो दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पे वेव के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे पार्टिकल के बारे में बात हो रही है, क्योंकि पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए तो वेव प्रोपेगेट हो रहा है सर। ओके, दोनों सेम थिंग है, दोनों को हमें कोरिलेट करना होगा। तो एसएचएम की फ्रीक्वेंसी और वेव प्रोपेगेशन की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों क्वांटिटी सेम होंगे। ओके सर, तो ये था फ्रीक्वेंसी के बारे में। लास्ट वन इज अ टाइम पीरियड। अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए जो भी टाइम लगेगा उस पार्टिकल को, ओके, द पार्टिकल विच इज वाइब्रेटिंग अबाउट मेन पोजिशन सिंपल हार्मोनिकली, उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो भी वक्त लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। Time period of vibration of particle is defined as the time taken by the particle to complete vibration about its mean position. एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो भी वक्त लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज एन टाइम पीरियड। इसको, और इट इज द टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रैवल अ डिस्टेंस इक्वल टू 1 वेवलेंथ। यानी एक वेवलेंथ ट्रैवल करने के लिए, ओके, थ्रू अ गिवन पॉइंट, तो जो भी वक्त लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एन टाइम पीरियड ऑफ द वेव। सो दोनों की वैल्यू सेम आएगा सर, यहाँ पे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आएगा, पार्टिकल की और वेव प्रोपेगेशन की। यहाँ पे पार्टिकल का टाइम पीरियड वाइब्रेशन का और वेव प्रोपेगेशन का टाइम पीरियड भी सेम आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा जो भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और जो भी वेव है, अब इन दोनों में टाइम पीरियड की वैल्यू सेम आ रहा है।
इन दोनों में एम्पलीट्यूड सेम आ रहा है सर, इन दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम आ रहा है सर। ओके, अब यहाँ पे वेवलेंथ को हमने डिफाइन किया है, इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए ओके जो भी टाइम लग रहा है उतने टाइम में जो भी वेव प्रोपेगेट हो रहा है उसका जो भी लेंथ होगा दैट लेंथ इज कॉल्ड एज एन वेवलेंथ। सो ये था डिस्कशन अबाउट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग वेव मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रेसिव वेव को जो भी इक्वेशन होता है प्रोग्रेसिव वेव का वो हमने डिराइव किया था, उसको कंसेप्चुअली डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वेव, इनमें क्या रिलेशन होगा वो पूरे डिटेल में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।